लोगों के अजीब गरीब आखिरी ख्वाहिश, उसमें से एक बहुत ही यूनिक, बेहतरीन और आज तक के इतिहास में होने वाली पहली ये एक आखिरी ख्वाहिश है। जो व्यक्ति मरने वाला है लेकिन वो अपनी बीवी के साथ आखिरी बार सुहागरात मनाना चाहता है। एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है और जेलर साहब फांसी की सजा के पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं कि आपको कल सुबह 4 बजे फांसी दे दी जाएगी। अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए, अगर हम उसको पूरी करेंगे, करने में सक्षम होंगे तो जरूर करेंगे। तब व्यक्ति जो अपनी आखिरी इच्छा रखता है उसको सुनकर जेलर साहब के होश उड़ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसी इच्छा है? क्या इसकी बीवी इतनी खास है? क्या बात है, ऐसी बात इसने क्यों रखी? उसने कहा, जेलर साहब, अगर आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी ही करना चाहते हैं तो मेरी बीवी के साथ मेरी आखिरी रात फिक्स कर दीजिए। मैं अपनी बीवी के साथ आखिरी बार सुहागरात मनाना चाहता हूँ। जेलर साहब कहते हैं, आज तक किसी ने भी इस प्रकार की इच्छा जाहिर नहीं की, तुमने की। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। और सोचने के बाद जेलर साहब ने क्या निर्णय लिया होगा, क्या इसकी प्रतिक्रियाएं रही होंगी, क्या इसकी पूरी घटना रही होगी, पूरी घटना को जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और ये कि ऐसी ही घटना है। ये सेंट्रल जेल की घटना है जहाँ इस व्यक्ति पर एक लड़की के साथ जबरन रेप करके उसको मारने का आरोप है और 6 महीने केस चलने के बाद इस व्यक्ति पर ये आरोप सिद्ध हो जाता है और इसको सजा के रूप में फांसी मिलती है। जैसे कि नियम, कायदे, संविधान के अनुसार मरने वाले व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूरी करना कानून की जिम्मेवारी है, तो इसकी भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। अगर वो व्यक्ति नियम कायदे में रहकर अपनी आखिरी इच्छा रखता है और कानून उसको पूरी करने में सक्षम होता है तो जरूर कर दी जाती है। अगर वो कुछ ऐसी इच्छा रखता है जो इस कानून के बाहर है, अंदर नहीं आती है, तो फिर उसकी इच्छा को नहीं किया जाता है, दूसरी ऑप्शन उसके सामने रखे जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसी इच्छा जाहिर की थी। जज साहब के साथ साथ जेलर साहब और उनके स्टाफ सभी लोग सोच में पड़ गए थे और वो सोचने लगे कि ये कैसी इच्छा है। इस व्यक्ति को मरने के टाइम पे भी बीवी, हुस्न, सुहागरात, ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। एक लड़की के रेप केस और मर्डर केस में ये अंदर है। चलो कोई बात नहीं, हर एक की अपनी इच्छा होती है। हो सकता है इसकी बीवी खूबसूरत हो। तमाम प्रकार के क्वेश्चन उनके मन में आ रहे थे और इस सोचने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तुम एक क्रिमिनल हो, तुम्हें फांसी की सजा हो चुकी है। अगर तुमने अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत की, कुछ घटना की, तो हमारा ये जो जेल है बदनाम हो जाएगा। इसकी क्या गारंटी है कि तुम कोई भी ऐसी वैसी, क्रिमिनल का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या करे। तो उसने कहा, जज साहब, मैं तो मर ही रहा हूँ। मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। ये सच है कि मरने वाला व्यक्ति भगवान को याद करता है, अपने तमाम पापों को याद करके माफ़ी मांगता है। मैं भी अपनी पत्नी के साथ कुछ पल गुजारना चाहता हूँ, कुछ प्राइवेसी गुजारना चाहता हूँ। अगर आप मेरी पत्नी को आज रात मेरे पास बुला दें तो बहुत मेहरबानी होगी। उसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जेलर साहब मान जाते हैं और उनकी पत्नी को बुलाया जाता है। अपने सिपाहियों द्वारा उनकी पत्नी के घर बुलावा भेजा जाता है कि आज रात तुम्हें अपने पति के साथ जेल में जाना है और उन्होंने तुमसे मिलने की, सुहागरात मनाने की आखिरी इच्छा जताई है, तो आप रात में 8-9 बजे के लगभग वहाँ आ जाएं। उनकी पत्नी आती है, सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं और फिर वहाँ कैमरे लगा दिए जाते हैं, माइक्रो स्पीकर लगाए जाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि क्रिमिनल है, उसका क्या भरोसा, अपनी पत्नी पर ही अटैक कर दे, उसको मारने की कोशिश करे। चारों तरफ इस प्रकार से पूरी सिक्योरिटी के साथ उस सारे जो ऑफिस में लिंक होते हैं, एक दो पहरेदार भी जेल के बाहर रहते हैं, कुछ कांस्टेबल, एक दो कांस्टेबल जेलर साहब के पास भी रहते हैं और वो अपनी ऑफिस में बैठकर लैपटॉप के माध्यम से उस रूम में क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, वो सब सीन देख रहे थे।
क्योंकि ये क्रिमिनल है। वैसे तो किसी की प्राइवेसी या प्राइवेट पलों को हम देखना अलाउ नहीं है, सुनना अलाउ नहीं है, जबकि ये क्रिमिनल मामला है, इसीलिए जज साहब उसको, जेलर साहब को ऐसा करना पड़ा। तो वो ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे। पत्नी आती है, दो सिपाहियों के साथ पति के पास जाती है, दोनों एक दूसरे के गले लग के जोर जोर से रोने लगते हैं। ये सब देखकर हर किसी का दिल भर आता है। जब व्यक्ति कितना भी अच्छा या बुरा हो, दिल तो भर आएगा जब व्यक्ति जाने वाला होता है संसार से। अगर संसार इतना अच्छा है तो हम यहाँ आने के बाद रोते क्यों हैं? और हम इतने बुरे हैं तो हमारे जाने के बाद दुनिया रोती क्यों है? तो ये तमाम बातें होती हैं कहने सुनने की, जो इमोशनली दिल का रिश्ता होता है, हर किसी का दिल भर ही आता है। ये दोनों रोने लगते हैं। पत्नी कहती है, क्या कमी थी हमारे जीवन में, हमारे पास सब कुछ अच्छा था, हम खुशी से रह रहे थे, हमारे दो बच्चे थे, मैं भी सुंदर थी, हर प्रकार से आपको खुश रखने की कोशिश करती थी, हमारा जीवन सब कुछ अच्छे से चल रहा था, फिर क्या ज़रूरत थी आपको दूसरी लड़की के साथ संबंध रखने की, ये अपराध करने की? आज आप चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। आपने सोचा आपके बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे ये सब कुछ चलेगा? तब उसका पति बताता है, देखिए मैंने उस लड़की को नहीं मारा है और ना ही मैंने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की। ये व्यक्ति जो होता है इसका नाम श्याम होता है और श्याम अपनी कहानी सुनाने लगता है कि मैं, सुरेश मेरा दोस्त है और श्याम और सुरेश दोनों बहुत ही पक्के मित्र हैं। बचपन से ही हम दोस्ती करते, मना हम बचपन से ही साथ रहे, स्कूल गए, हमने जितनी मस्तियाँ की, जितनी भी शरारतें की, सब साथ में की, पढ़ाई भी की साथ में हमने। और एक कंपनी में हमने साथ में जॉब की। उसी कंपनी में एक रूबी नाम की लड़की हमारी पार्टनर थी। रूबी का और मेरी फ्रेंडशिप अच्छी थी। हमारी फ्रेंडशिप सिर्फ ऑफिस में लंच के टाइम, लंच की अदला बदली, वो मेरे टिफ़िन का खाना खाती थी, मैं उसके टिफ़िन का, हमारी इतनी ही दोस्ती थी। लेकिन जो सुरेश है उसको ये दोस्ती कुछ पसंद नहीं आती थी। वो अक्सर कहता था, ये जो लड़की है मुझे काफ़ी पसंद है, मैं इसे पाना चाहता हूँ। तब मैंने कहा, प्रपोज करके तुम शादी करके इसके साथ सेटल हो जाओ। लेकिन सुरेश भी शादीशुदा था, हमारी उसकी साथ में शादी थी, हम दोनों साथ में रहे। सुरेश अक्सर उस लड़की को लेकर अश्लील गंदी बातें मुझसे करता था और कहता था मैं इसके साथ ऐसे ऐसे आपत्तिजनक समय बिताना चाहता हूँ। तब मैं उसे मना करते हुए समझा देता था, लेकिन सुरेश मानता नहीं था। यही सारी बातें मैंने जज साहब को भी कई बार बताई, लेकिन मौके पर मैं वहाँ पाया गया और मैं कातिल साबित हो गया। मुझे नहीं पता वो लड़की कैसे मरी या क्या हुआ। सुरेश ने उस लड़की को मेरे माध्यम से बुलाया। वो लड़की मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और मुझसे अक्सर कहती थी कि आपको कोई भी काम हो कभी तो बेझिझक मुझसे मदद मांगना, मेरे से हो सकेगी तो मैं ज़रूर करूँगी। बस लंच बॉक्स तक ही हमारा रिलेशन था, दोस्ती थी। उसके बाद हम कभी घूमने फिरने नहीं गए, मूवी देखने नहीं गए, हमारे बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था, हमारी बस एक दोस्ती थी। लेकिन सुरेश को ये चुभती थी और सुरेश ने एक दिन उस लड़की को एक अलग सुनसान जगह पे बुलाया, मेरे नाम से मिलने के लिए। कुछ ज़रूरी मुसीबत का बहाना करा कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी मदद करने के लिए आओ। वो लड़की वहाँ पहुँचती है, तब सुरेश उसके साथ उसको नशीला पदार्थ पिलाता है मेरे नाम से कि मैं आने वाला हूँ, मैं कुछ ज़रूरी काम में फंस गया हूँ। लड़की के बेहोश होने के बाद वो उसके साथ दलिद्र करता है, उसका रेप करता है, उसको गला दबा के मार देता है। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मौके पर पुलिस आ जाती है और मुझे उस लड़की के पास देख लेती है। सारे सबूत मेरे खिलाफ होते हैं, मौके पे पुलिस पहुंच जाती है, इसीलिए डायरेक्ट मेरे पास केस बन जाता है और मैं आज
फांसी पे जा रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। क्या किसी लड़की के साथ दोस्ती करना, हंसना, मुस्कुराना, कुछ बातें करना गुनाह है? मैंने उसके साथ कोई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना मेरे मन में उस लड़की के प्रति किसी भी प्रकार की कोई गलत भावना थी। ये सब सुरेश ने करा और मैं जज साहब को 6 महीने से यही बात समझा रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, सुरेश ने करा। लेकिन सारे सबूत मेरे खिलाफ है। स्टाफ के जो लोग हैं, उस लड़की के साथ अक्सर मैं ही रहता था, घुल मिल था। वो लड़की मेरे साथ कंफर्टेबल थी। वो सुरेश से चिढ़ी रहती थी, बात नहीं करती थी। कहते हैं जिसकी नीयत में खोट होता है लेडीज़ें पहचान लेती हैं। शायद इसकी नीयत को भी उस लड़की ने पहचान लिया था, इसलिए वो उससे कट ऑफ रहती थी। और इसी बात से चिढ़कर इसने फ़ायदा उठाया कि आज तक हमने पक्की मित्रता के कारण जो कुछ भी किया साथ साथ किया, लेकिन आज इस लड़की ने मुझे इग्नोर करा और वो तुम्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है। इसलिए मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। और खुन्नस में आके, जलिस में आके उसने उस लड़की को मार दिया, उसका रेप किया और मुझे फंसा दिया। मैं उस पर खुद से भी ज़्यादा, अपने परिवार से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी दोस्ती को ही सर्वश्रेष्ठ रखा। तुम्हें भी वो बातें नहीं बताई जो मैंने उसे बताई, और इसी सब का फायदा आज सुरेश ने उठाया। जेलर साहब ये बातें सुन रहे थे, सिपाही सुन रहे थे। पत्नी रोती रहती है। वो कहते हैं देखो, मैं तो चला जाऊंगा दुनिया से, मैंने जिस गलती नहीं की उसकी सज़ा मुझे मिलने वाली है। मेरी बद्दुआ है कि वो इंसान जिसकी वजह से मैं मर रहा हूँ, मेरे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, मेरी पत्नी जवानी में विधवा हो रही है, वो कभी सुखी ना रहे। यहाँ दुनिया की, इंसानों की अदालत ने तो उसे कोई सज़ा नहीं दी, लेकिन भगवान की अदालत उसे ज़रूर सज़ा देगी। कहता है अपनी बच्चों का ध्यान रखना, उनके भविष्य को, उनको लेकर उन्हें पढ़ाना लिखाना, ये सब अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है। ये सारी बातें करते करते दोनों रोने लगते हैं। आसपास जो स्टाफ के लोग खड़े थे वो भी रोने लगते हैं। जज साहब, जेलर साहब जो सुन रहे थे, उनकी भी आंख भर आती, दिल भर आता है। वो सोचते हैं कि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। भले ही स्टाफ, ऑफिस के स्टाफ ने इनके खिलाफ गवाही दी, मौके पर ये मुझे मिला, लेकिन ये लड़की को मार रहा है, रेप कर रहा है, ये जेलर साहब सोच रहे थे। ये सारी घटनाएं एक व्यक्ति के सामने हो रही हैं और वो इन्हें रोकने की बजाय पुलिस को बुला रहा है और वो लड़की को मार रहा है। ये सारे सवाल जेलर साहब को परेशान करने लगते हैं। वो गंभीरता से इस विषय पे सोचते हैं और वो फैसला लेते हैं कि मैं एक बार फिर इस केस को उठाऊंगा, रीचेक कराऊंगा। हो सकता है कि शायद इस निर्दोष व्यक्ति को बचाया जा सके। अभी उसका केस चलेगा। हम सब प्रे करेंगे कि कभी भी किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिले। फिर सुबह हो जाती है। फांसी तो 4 बजे होनी थी, लेकिन थोड़े से वक्त के लिए सब कुछ रुक जाता है। आगे इस केस में क्या होगा, क्या हुआ होगा, इसकी जानकारी ज़्यादा मेरे पास नहीं थी, लेकिन जो भी हुआ हो, पॉजिटिव हुआ हो, अच्छा हुआ हो, हमारी तो यही इच्छा है जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है वो किसी न किसी रूप से बचना चाहिए। तो आइए ऐसी कुरीतियों, ऐसी जुल्म और ऐसे झूठ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और आसपास हो रहे ऐसी घटनाएं, जुल्म सितम से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और आपके जीवन में शादी से पहले कितनी भी गहरी किसी से दोस्ती क्यों ना हो, शादी के बाद थोड़ा सा सतर्क रहें ऐसे लोगों से, क्योंकि आज लोग अपनी परेशानियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों से जलते हैं। अपनी परेशानियों से, अपनी गरीबी, दुखी, अपनी किसी भी प्रकार की शिकवा शिकायत से, दुखी जीवन शैली से ज़्यादा दूसरों की खुशी और दूसरों के सुखी जीवन से ज़्यादा दुखी है। आज यही है। या जेलसी हर फील्ड में, हर लिंग में है। जेलसी के कारण लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं।
तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और ये कहानी बताने का यही उद्देश्य है कि आप अपने घर परिवार में आपका जो जीवन साथी है, जो पार्टनर है, जो बच्चे हैं, जो पति पत्नी हैं, उनके साथ वफादार रहिए। हर बात खुल के, थोड़ा सा समय दे के आप बात को खुल के रखिए, बताइए आपके जीवन में बाहर क्या घटित हो रहा है। हो सकता है इस प्रकार के वातावरण से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को टाला जा सके। इसीलिए किसी भी प्रकार की अपने पार्टनर से बात ना छुपाएं। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर आप चाहते हो कि आप पार्टनर को नहीं बताना चाह रहे हो, इससे किसी बात की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, तो आप वो बात भले ही अपने पार्टनर को, अपने परिवार के किसी सदस्य को ना बताएं। लेकिन याद ये रखें कि परिवार के अलावा अगर बाहर आपने किसी को अपना राजदार बनाया है, तो अभी से सतर्क और सावधान हो जाएं। क्योंकि हर नया दुश्मन पुराना दोस्त होता है, बात को याद रखना। और जो नए दोस्त होते हैं वो हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं, हमारी वीकनेस, हमारी खुशी, ताकत, सब कुछ उनको मालूम रहता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर वो हमारे जीवन में नफ़रत घोल सकते हैं, हमें किसी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो अपना राजदार किसी को भी ना बनाएं। आप को ये बिल्कुल पूर्णतः विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति भरोसे के लायक है, तभी आप उससे अपनी पर्सनल बातें करें। आप अपने घर परिवार में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा साथी, पार्टनर, हमारे माँ बाप, हमारे ये खुद भी हैं, तो अगर ये कोई खास बातें हैं जो आप अपनों को नहीं बता पा रहे हो, तो आप ध्यान रखना कि बाहर वालों को बिल्कुल भी ना बताओ। क्योंकि बातें, हर किसी की प्राइवेसी होती है। हमारे घर परिवार में ऐसा कुछ नहीं। एक तो किसी भी टाइप की ऐसी प्राइवेसी, ऐसी घटना आप रखो ही नहीं जिससे आपको आगे शर्मिंदा होना पड़े। अगर आपके जीवन में है तो दिल की गहराइयों में कहीं गड्ढा खोद के इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा उठा के लोग मुझे मजबूर करेंगे, परेशान करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तो इस प्रकार की घटनाओं को अंदर ही दफन कर दें और कभी भी अपने पर्सनल जीवन में इनको एंटर ना होने दें। और किसी बाहर वाले को हमराज कभी भी ना बनाएं। इन बातों का ध्यान रखें। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।